हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे केवल एक ही वीडियो में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्न देखेंगे और ये पूरी किताब यानी कि पूरे बुक के प्रश्न हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, एक एक प्रश्न को देखो, मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कब कब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पूरे बुक का है। तो पहला प्रश्न आप लोग याद कर लेना, जो कि है जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका आपको संक्षेप में पता लगाना है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहली बात तो एनसीईआरटी का है और 2020 और 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका जर्मनी के एकीकरण का, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पूरा आपको डिटेल में बताना है जर्मनी के एकीकरण के बारे में। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, सारे स्टूडेंट छोटा छोटा नोट्स बना लो। मैंने पहले ही बता रखा है कि नोट्स बनाओ और उसमें जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो तैयार करो। ठीक है, मैं इसमें पूरे बुक का बताऊंगा तो ये पूरा आप तैयार करो। मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कहां से आपको तैयार करना है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का क्या मतलब का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनका जो फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को आपको अच्छे से बताना है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2020 में, 21 में, 22 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओगे तो 80 से 90% आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर्च करके आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करके। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण हुआ था, जो आपका एक जर्मनी का एकीकरण हुआ था कि इटली का एकीकरण हुआ था। और इटली का एकीकरण लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में आया हुआ है। तो अब आप लोगों को तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। आप लोगों को सारी चीजें तैयार अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका क्या अर्थ है, कारण लिखिए। आपको कारण भी बताना है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उस पर आपको अच्छे से डिटेल में बताना है कि सत्याग्रह आंदोलन का मतलब क्यों चलाया गया, इसका अर्थ क्या है, पूरा आपको अच्छे से निबंध टाइप का लिखना है जो 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सबको नहीं तैयार करोगे तो सामाजिक विज्ञान में आप फेल भी हो सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो आप 80 से 90% बोर्ड एग्जाम में लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी का कारण है उसकी व्याख्या करना है। पहली बात तो एनसीईआरटी का है, 2020-2022 में भी आया हुआ है। मतलब देख सकते हो महामंडी का कारण बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी के कारणों की आपको व्याख्या करना है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का भी है, 2020 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। तो अब आप लोगों को तैयार ही करना पड़ेगा। ये सारी जगह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे, उनकी व्याख्या करना है। एनसीईआरटी का 2021-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो अब आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पास समय कम है, आपके पास 3 महीना है। इन सबको टारगेट बना लो, हमें 15-10 दिन में खत्म कर देना जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है
सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था उसका अर्थ बताना है। ब्रेटन वुड्स समझौते के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है और ये एनसीईआरटी का भी है, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब आप लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो फिर उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से रोका जाए, ठीक है, ये आपको बताना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। तो देखो सामाजिक विज्ञान का अगर आप बुक उठा के देखोगे तो एक एक चैप्टर में आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक ही बार 2 ही बार आया हुआ है तो वो सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस में तो बहुत बार एक ही क्वेश्चन आता है, विद्युत मोटर देखोगे तो बहुत बार आया हुआ है, तो वो तो आपका रिपीटेड है बिल्कुल। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और सोशल साइंस में अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं और क्वेश्चन तैयार करने की, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। जैव और अजैव, जैव नाम सुनकर और अजैव नाम सुनकर कुछ तो माइंड में आया ही होगा इन दोनों का नाम सुनकर, ठीक है। जैव जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जो जीवमंडल से प्राप्त जाता है। अजैव जो होता है वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो क्वेश्चंस को ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में लिख सको बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण भी बताना है तो सजीव निर्जीव का उदाहरण तो बता ही सकते हो। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ये हमारा है जैव अजैव के बारे में क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो, मतलब मृदा अपरदन किन कारणों से होता है इस चीज़ के बारे में बताना है। तो मृदा अपरदन आप लोग बहुत सारे कारण बता सकते हो, हवा से भी होता है, सिंचाई करते हो तो भी मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि जब आप सिंचाई करते हो तो मृदा अपरदन मतलब मृदा उसी के साथ मिट्टी बहती जाती है तो मृदा नष्ट होता है, तो वही को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। और इनके कारण भी बताने तो खुद से कॉमन सेंस से भी बनाकर लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो जैसा बुक में है, जैसा गाइड में है वैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका 2020-2021 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए, 3 ऐसे राज्य के आपको नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो वो काली मृदा तो बहुत सारे राज्य में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप काली मृदा का क्षेत्र देखोगे मानचित्र में तो बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है वो आप लोग ध्यान रखना, वो है कपास, क्योंकि काली मृदा जो है वो काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो एनसीईआरटी का भी है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो भाई तैयार करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैव विविधता क्या है। जो जैव विविधता होता है वो क्या होता है और मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। मानव जीवन में इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको जैव विविधता के बारे में बताना है पहले, फिर मानव जीवन में जो जैव विविधता है उसका क्या महत्व है वो भी आपको बताना है। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ और हानि बताना है। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे लाभ और हानि, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरीय में केवल लाभ ही पूछ लेता है तो भी आप लोग ध्यान रखना, और कभी कभी हानि ही पूछ लेता है तो फिर, और लॉन्ग में अगर पूछेगा तो लाभ और हानि दोनों पूछेगा। एनसीईआरटी का है बेटा, एनसीईआरटी का, तो फिर तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि होती है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, जैसे प्रकृति पर निर्भरता। देखो जो भारत के किसान हैं वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अगर पानी बरस जाए तो अच्छा रहे, ठीक है। ऐसे कृषि की निम्नतम उत्पादकता, ठीक है। ऐसे आप कई सारी चीजें लिख सकते हो।
सिंचाई के लिए थोड़ा सा समस्या होती है, तो वो समस्या में आएगा। अभी तो ये हमारा 2022, 21, 22 में आया हुआ है, ठीक है। देखो कोड आपका अलग अलग, 22 में किसी और पेपर में किसी और कोड में आया होगा, तो इसलिए 2 बार लिखा गया। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन कि चावल या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करो। जो चावल होता है या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, ठीक है। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 में आया भी हुआ है। तो चावल की खेती बताना है। चावल की खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ डिटरमाइन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो स्टूडेंट। अगला है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में बताना है। जो भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, 3 नहीं, मैं आपको 5-10 समस्याएं बता सकता हूं। 2020 और 2022 में आया हुआ है। तो वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति का कम होना, हानि होना, एंड मृदा अपर्दन होना। मृदा अपर्दन होता है तो फिर जो उपजाऊ मृदा होता है वो अपर्दन हो जाता है उसका। और भी बहुत सारी चीजें हैं। खेत जो है ना, खेत का छोटा आकार, मतलब खेत छोटा होता है, काम उतना ही है जितना बड़े खेतों में किया जाता है। तो फिर ये सारी समस्याएं हैं, सिंचाई का अभाव होना, ये सारी समस्याएं हैं, लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये कभी कभी अंतर में पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी का 2021-22 में आया हुआ है। तो परंपरागत और आप लोगों को गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में आपको अच्छे से बताना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो फिर लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है और उसको नंबर जरूर देना है फुल, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लो जल्दी से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखो यहाँ, इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। गैर परंपरागत, एक परंपरागत होता है, गैर परंपरागत अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उसका वर्णन करना है। और ये हमारा 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग तैयार कर लो कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोतों का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की सड़क परिवहन के 3 गुण या 3 लाभ बताइए। जो सड़क परिवहन होता है उनके 3 गुण बताना है, जैसे उनके लाभ हैं, जैसे सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं, इन चीज को आपको अच्छे से बताना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। तो सड़क परिवहन आपको पता ही होगा, सड़कों से हम लोग सामानों को बहुत आसानी से ला सकते हैं, कम लागत में हम लोग सड़क बना सकते हैं। लेकिन और चीज़ें तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। अगर रेल बनाना है, वायुयान अगर उड़ाना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। लेकिन सड़क परिवहन सबसे अच्छा है भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 21 देखो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश का जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। एक होता है परिवहन और एक होता है संचार के साधन। संचार के साधन जिसके द्वारा खबर भेजा जाता है ना, तो वो मतलब एक जीवन की अर्थव्यवस्था की रेखा है। ये तो आप लोग देख लेना, बुक में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से लिखा है। एनसीईआरटी 2021 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के बारे में आपको डिटेल में बताना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को नोट करना, याद करना। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले इसीलिए बता देता हूं, ठीक है। और इसका हम लोग धीरे धीरे सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा गठबंधन सरकार के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है संघवाद क्या है। जो संघवाद होता है, संघवाद के बारे में आपको बताना है। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा 2020, 2021, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आता है। नागरिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर आपको तैयार तो कर ही लेना चाहिए संघवाद के बारे में। संघवाद एंड उसकी विशेषताएं, छोटी सी 2-4 विशेषताएं तैयार कर लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगला देखो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है,
1992 के संविधान संशोधन से पहले, जो 1992 की संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहले तो 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर आपको बताना है। देख सकते हो क्वेश्चन फंसा के पूछ रहा है और एनसीईआरटी का है 2020, 2021, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है और ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी है कि भारत की विधायिकाएं जो होती हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखो महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो महिला मुख्यमंत्री ही बन जाती है तो भी वर्चस्व किसका रहता है, पुरुष का रहता है, पुरुष का ही ज्यादा दावेदार रहता है, ज्यादा नाम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का है 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि आपका भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 25 में डिटेल में बताना है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। बताना है आपको कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एनसीईआरटी का 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, मतलब जो जातिगत जातिवाद जिसे कहते हैं वो अभी भी जारी है, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र ठीक है किस तरह, मतलब लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है ताकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा हो और चीजों को समझे और अच्छे से पूरे देश को संभाले। ये चीज आपको बताना है, अच्छे से आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरिक शास्त्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अलग अलग कोड में पूछा जाता है। ये हमारा एनसीईआरटी का 2022-2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको यही बताना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग समझो। यहां क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है। जैसे जो हमारा लोकतंत्र है उसके सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे उनके समक्ष जैसे जातिवाद भी एक चुनौती ही है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताना होगा। ठीक है, और पूरी चीजों को संभालना भी एक चुनौती ही है, तो उस सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताओ। 2021 और 2022 बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो फिर आपको तैयार करना है ना। सभी स्टूडेंट वादा करो इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है विकास मापने का यूएनडीपी ठीक है का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इस चीज के बारे में आपको अच्छे से बताना है। और एनसीईआरटी का है 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो अब आप लोगों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो। जो असंगठित कार्य क्षेत्र है उससे आप क्या समझते हो और किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो और किन्हीं 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है अच्छे से। और ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। नीचे भी वही क्वेश्चंस लगभग सेम दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि संगठित और असंगठित दोनों, मतलब एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित, दोनों के बारे में क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियां की तुलना कीजिए। एक संगठित रोजगार होता है और एक असंगठित रोजगार होता है, उन दोनों के बीच में परिस्थितियों की तुलना करनी है। और ये हमारा एनसीईआरटी का है 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से समझना है 31 नंबर क्वेश्चन को और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
32 नंबर है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जो वैश्वीकरण होता है उससे आप क्या समझते हैं और लाभ भी बताना है। मतलब वैश्वीकरण से होने वाले लाभ को भी आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। एनसीईआरटी का है, 2020 में 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आप लोगों को मेहनत करना है। इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ठीक है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करनी है। जो उत्तरदायी कारण है, जितने भी कारण है, उसकी आपको व्याख्या अच्छे से करनी है। और ये हमारा एनसीईआरटी का 2021-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। जो उपभोक्ता है उसका शोषण होता है, ठीक है। शोषण होने का मतलब है कि वो चीज जो है ना शोषित हो रहा है, उस चीज पर दोष डाला जा रहा है। एनसीईआरटी 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें 34 क्वेश्चन, मतलब 34 क्वेश्चन है, जिसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो सामाजिक विज्ञान का आपका समझो खत्म है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज ले आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें लघु दीर्घ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। और इन सब का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। आप लोग धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये है सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।